पहले वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में ऑफिस में जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। 3 GB का ये डेटा मेरे पास है, इंटरसेप्ट किए हुए। इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। विकास नहीं, वसूली की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान उद्धव ठाकरे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे आरोपों के बीच घिरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। आखिर उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? क्यों नहीं कैमरे के सामने आकर सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देते? बदनामी का ये दाग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी डायरी, कभी सीसीटीवी फुटेज, कभी लेटर बॉम्ब और कभी पेन ड्राइव। ये चीजें महाराष्ट्र की सियासत को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं जहां से हर रोज ऐसा लगता है कि इससे कहीं सरकार तो नहीं गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार के भीतर असल में क्या चल रहा था? पब रेस्तरां से वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली, सटोरियों से वसूली। क्या रविशंकर प्रसाद जैसा कह रहे हैं कि यह सरकार विकास वाली थी या वसूली वाली? ऐसा ही है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे अड़ी। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत। देवेंद्र फडणवीस सारे सबूत लेकर दिल्ली आए। केंद्रीय गृह सचिव को सारे सबूत फडणवीस ने सौंपे। देशमुख पर शरद पवार के दावे को झूठा करार दिया। देशमुख क्वारंटाइन नहीं थे, पवार को गलत जानकारी है। गृह सचिव से सीबीआई जांच की मांग की है देवेंद्र फडणवीस ने। गृह सचिव से मुलाकात करूंगा, सारे भेद खोलूंगा, पेन ड्राइव में सारा भेद है, उन्होंने ये बात कही थी और आखिरकार गृह सचिव से मुलाकात की और अपनी बात देवेंद्र फडणवीस ने उनके सामने रख दी है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो बातों को लेकर मुख्य तौर से महाराष्ट्र की सरकार को घेरा। पहला तो ये कि जो जानकारी दी गई अनिल देशमुख के बारे में वो एकदम सही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी कि शरद पवार को हो सकता है ठीक जानकारी नहीं दी गई हो। क्यों? शरद पवार को लेकर वो सीधे आक्रामक नहीं हुए। एनसीपी को लेकर आक्रामक थे, अनिल देशमुख को लेकर आक्रामक थे, सरकार को लेकर आक्रामक थे, लेकिन ऐसा लगा शरद पवार को लेकर कहीं सॉफ्ट हैं। साथ ही उन्होंने ये बात कही कि रश्मि शुक्ला जिन्होंने इस बारे में सूचना दी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, उनकी सूचना पर काम करने के बजाय उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? जितेंद्र हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, यहां जब मुलाकात हुई दिल्ली में तो क्या बात कही गई और क्या आश्वासन मिला उनको? जी बिल्कुल, आज देखिए देवेंद्र फडणवीस ने चीफ सेक्रेटरी से आज मुलाकात की, एक पेन ड्राइव दिया। ये पेन ड्राइव इसलिए खास है दिनेश क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तमाम ऑडियो क्लिप्स हैं और साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का ये भी कहना है कि ये ऑडियो क्लिप ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो पूरी वसूली की गई उसके हर भेद को खोल कर रख देगी और ये सीधा उद्धव सरकार को कटघरे में खड़े करने की पूरी तैयारी कर ली गई है एक तरीके से इस पेन ड्राइव के जरिए। और इसके अलावा ये भी बोला गया कि अनिल देशमुख पर निशाना साधते हुए कि उन्हें अपने पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप एक बार फिर आज देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर लगाए हैं। जी, पेन ड्राइव में क्या सबूत हैं और पेन ड्राइव को लेकर ऐसा क्या कहा गया जिसको लेकर आज पूरे दिन इस पेन ड्राइव की चर्चा होती रही? असल में महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसमें जो चीजें आपकी निगाहों तक पहुंच रही हैं, कानों तक पहुंच रही हैं, उसके अतिरिक्त दावा यह किया गया कि इन डिटेल एलैबोरेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर पता चलेगा तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। 6.3 GB की पेन ड्राइव आखिर अपने आप में क्या क्या ऐसा लिए हुए है जो आज गृह सचिव के पास पहुंचाया गया है और इसके बाद अब आगे कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। इसमें सबूत नंबर 1 बताया गया अनिल देशमुख के इस दावे पर कि वो नागपुर में मौजूद थे, अपना इलाज करा रहे थे। वो एयर टिकट उसकी तस्वीर इसके अंदर है जिसके जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि वो वहां से नागपुर निकल गए थे। इसमें यह भी हो सकता है सबूत के तौर पर
कि वो आइसोलेशन में नहीं थे जैसा उन्होंने दावा किया है, क्योंकि ये बात देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि कैसे वो सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे थे और कैसे 24 तारीख को उन्होंने महकमा रीज्वाइन बाकायदे कर लिया था। उन्होंने इस बार इस पेन ड्राइव में यह सबूत भी दिया हो सकता है कि वो ऑफिसर से लगातार मिलते रहे, क्योंकि बात देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि उनकी ऑफिसर से मुलाकात होती रही, उनकी ऑफिसर से बात होती रही, वो इनकम्युनिकेडो नहीं थे। सबूत नंबर 4 इसमें यह भी हो सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग में कई आईपीएस, कई इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऐसे ऑफिसर्स जिनके साथ बातचीत उनकी हुई है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर हो सकती है। और सबूत नंबर 5 इसमें हो सकता है कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का वो खेल जिसकी तरफ रश्मि शुक्ला ने, आईपीएस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था, क्या उस बारे में कुछ और एडिशनल सबूत इसमें पेन ड्राइव में रखे गए हैं? क्या पेन ड्राइव कुछ ऐसा अपने आप में लिए हुए है जो आने वाले दिनों में बड़ा भूचाल ला सकती है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बात सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, इस पूरे मसले की भी उनसे करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। संजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन शिवसेना की तरफ उनका झुकाव रहता है। महेश चवन, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वाईसी पवार, एक्स ज्वाइंट सीपी मुंबई पुलिस, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता, उनके पास हम लौटते रहेंगे जानकारियों के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, और चवन साहब आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही हैं जो ये बता रही है कि जो पॉइंट्स सामने रखे गए थे वो कतई इलॉजिकल थे, इलॉजिकल ही नहीं लचर थे और अब हास्यास्पद भी लगने लगे हैं। नहीं, देखिए, इसमें हास्यास्पद की बात ही नहीं है। इनफैक्ट आज जो पॉइंट सामने रखे गए वो झूठ है। वो झूठ के बेसिस पर वो लोग एजेंडा अपना चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा अन्य राज्यों में उन्होंने जैसा लोटस ऑपरेशन चालू किया है, उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हो, सभी जगह पे उन्होंने जो सरकारें बगैर भाजपा सरकारें थी वो गिराने की कोशिश की है, अस्थिर करने की कोशिश की है, और वो यही करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, जबकि उनको पता चला है कि वो क्या करना चाह रहे हैं वो जनता देख रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये कहा गया था कि ये प्रेस ब्रीफ थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, चलते चलाते उन्होंने बात की थी क्योंकि वहां पत्रकार पहुंच गए थे। हकीकत यह है कि उनके जो असिस्टेंट हैं योगेश कोठेकर, उन्होंने ग्रुप में बाकायदा जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था और बाद में उन्होंने उस मैसेज को डिलीट किया था। जनता के सामने झूठ रखे जाएंगे और जब तथ्य सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो आप लोग कब तक उसको डिफेंड करते रहेंगे? देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, उनके असिस्टेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने होम मिनिस्टर साहब ने खुद ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उस पर आपने भरोसा रखना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके होम क्वारंटाइन होने के लिए बाहर निकल रहे थे, तभी गेट पर कोई पत्रकार उनके लिए वेट कर रहे थे। उन्होंने उनसे कुछ बाइट्स मांगी, उनसे कुछ बातें करना चाहिए, तो उन्होंने उनको वीकनेस था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे कोविड की वजह से, उसकी वजह से उनमें वीकनेस था, इसलिए उन्होंने कुर्सी पर बैठ। चवन साहब, मैं पत्रकार हूं और कम से कम 20 साल तो हो गए हैं मुझे ये करते हुए। जब कभी प्रेस ब्रीफ होती है तो कैसे पत्रकार पहुंचता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो माइक कैसे रखे जाते हैं, कैसे कुर्सी और टेबल अरेंज की जाती है, अब कम से कम ये मत आप मुझे बताइएगा। और ये मत कहिएगा कि अनिल देशमुख जी ने जो कहा है वो आंख बंद करके मैं सुन लूं और मान लूं, प्लीज। और अब इसको लेकर जरा मैं राहुल देव जी के पास जाना चाहता हूं। राहुल देव जी, क्या ऐसी बात को बार बार रखकर सामने खुद को डिफेंड किया जा रहा है? मुझको वो भी याद आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा सब याद करते हैं कि उन्होंने कैसे इस्तीफा दे दिया था एक एक्सीडेंट पे, और यहां इस्तीफा नहीं दूंगा वाला जो एटीट्यूड है और उसमें तमाम ऐसी बातें सामने रखी जा रही हैं जिनको तमाम तथ्य झुठला रहे हैं। देखिए, अब तो लाल बहादुर शास्त्री का युग बीते भी कई युग बीत गए हैं। एक तरह से राजनीति में तो 5 साल 10 साल एक युग हो जाता है, तो अब उस युग की बात क्या की जाए। लेकिन इसलिए आज के युग में तो जिस पर भी आरोप लगता है वो अपना बचाव करता है और वो कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देता। इसके उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। लेकिन मुझे अनिल देशमुख के इस्तीफ़ा ना देने से ज़्यादा आश्चर्य शरद पवार जी के बयान पर है, और उन्होंने जिस दृढ़ता से कहा कि उनका इस्तीफ़ा नहीं होगा, उनको हटाया नहीं जाएगा, वो थोड़ा आश्चर्यजनक है। अब इतने सारे तथ्य आ चुके हैं, लगातार आते जा रहे हैं, तो उसके बाद भी वो जिस तरह से उनका बचाव कर रहे हैं,
ये उनकी अपनी शरद पवार की छवि के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उनकी छवि ये रही है कि वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी सत्य की और तटस्थता की और न्याय की बात करते हैं, तो कुछ निष्पक्ष बने रहते हैं। वो केवल अपने ही पक्ष की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको डर सिर्फ ये है कि एक जो बड़ा महीन संतुलन और समीकरण बना हुआ है शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच में, एनसीपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, वो इससे गड़बड़ ना हो जाए, एनसीपी का पलड़ा थोड़ा कुछ नीचे ना हो जाए, यानी हल्का ना हो जाए, और वो उनका जो दबदबा है वो कुछ कम ना हो जाए। मैं नहीं समझता कि इसको वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं या वो इस नाजुक समीकरण को बनाए रखने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस कुल मिला के पूरी संजय गुप्ता जी इसका जवाब दे सकते हैं। आइए देखें क्या वो इसका जवाब देते हैं। संजय गुप्ता जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इतना पूरा तूफान हो जाने के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? सामने आकर अब कुछ कहा नहीं जा रहा? देखिए, किसी भी विषय में कुछ भी कहने से पहले ये देखा जाता है कि कोई आरोप प्रत्यारोप, उसके अंदर प्रथम दृष्टया में कितने सबूत आते हैं, कितने सबूत नहीं आते हैं। बिना किसी तथ्य को जाने जांच किए अपना बयान देना ठीक नहीं है। आपने भी जैसे कहा कि उद्धव साहब इसमें चुप्पी को साधे हुए हैं, तो देखिए वो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, पुराने रिश्तों का लिहाज भी है, लेकिन उससे पहले ये भी है कि जब तक कि जांच के अंदर ये ना पता चले कि क्या सही है क्या नहीं है और क्या सबूत है क्या नहीं है, उससे पहले ही कुछ बोलना, ये मैं समझता हूँ कि शायद ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी, उसको तो कोई भी एक ऐसा तंत्र दिखे कि जिसके अंदर ये लगे कि इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है और सरकार को बदनाम किया जा सकता है, वो करती है। गठबंधन की मजबूरी है क्या? गठबंधन की मजबूरी किस तरह की? मतलब गठबंधन की कोई मजबूरी सरकार चलानी है। देखिए, सरकार चलाना एक अलग चीज होती है और गठबंधन एक अलग चीज होती है। अब गठबंधन तो ठीक है, सरकार चलाने के लिए बना हुआ है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप बीजेपी लगाए और उस पर बिना कोई जांच, बिना कोई सबूत लिए, बिना कोई सबूत देखे ना कोई जांच है, ना कोई सबूत है। केवल ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसीलिए हम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुना आपने? नमस्कार जी। हाँ, देखिए, जब आपके पास कुछ बात नहीं है बोलने के लिए तो आप घुमा फिरा के मैटर को डिफ्लेक्ट करते हैं। अभी समझ लीजिए इस केस को। सबसे पहले सचिन वाजे हैं कौन? 2002 के ख्वाजा यूनिस केस में जुडिशियल कस्टडी में जो हत्या होती है, वहां गवाह और सबूत दोनों मिसिंग। 2007 में उनको वापस भी नहीं लेते हैं। फिर हम जानते हैं कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के दशहरा रैली में वो आते हैं, उनको शरण मिलती है। कोविड के समय कहते हैं कि हमें पुलिस पर्सनल की आवश्यकता है, इसलिए वो आ जाते हैं वापस। फिर ये जो पूरा एंटीलिया के बाद जो हुआ, हम सब जानते हैं, हिरेन जी का देहांत, फिर परमवीर सिंह का ये पत्र। शायद पहली बार हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में एक पुलिस कमिश्नर ने ऐसे सबूत के साथ एसएमएस, डेट, टाइमिंग सबके सामने दिया है। ये कलंक है महाराष्ट्र के ऊपर। एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार, ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, महाविनाश आघाड़ी है। हम चाहते हैं एक सीबीआई की जांच, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री रिजाइन करें। उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा जो अभी संजय गुप्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करना। एक बात मैं समझना चाहता हूं मैम कि ये 2017 में भी ये फाइंडिंग्स आई थी कि ट्रांसफर पोर्टिंग। हाँ, ये जानना चाहते हैं लोग। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर ये अगस्त की बात है, 2020 अगस्त की बात है, तो अब इसको लेकर क्यों बात की जा रही है? देखिए, पहले तो शरद पवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख क्वारंटाइन में है। प्रेस के आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उपस्थित थे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब अजीत पवार इरिगेशन के मिनिस्टर थे और इरिगेशन स्कैम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि सबूत के बाद जो मैं गुनहगार नहीं तो मैं वापस आऊंगा। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को इंसुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कांड है जो चल रहा था सदियों से। ट्रांसफर्स की आप बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप था तो केवल एकनाथ खड़से, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं?
आप बोल रहे हैं कि जो सुनवाई, जहां ये लोग अपने आप को साफ सुथरा कहते हैं, उन्होंने ही तो परमवीर सिंह को बनाया था कमिश्नर। जब उन्होंने ठीक है। उनके खिलाफ कुछ बोला तो वो गलत साबित हो गए और ठीक वो है, सही। ये कहाँ का न्याय है? एनआईए ने 12 घंटा सचिन वाजे को इन्वेस्टिगेट शाइना करने जी, के बाद मेरे सवाल इतने का फिर भी सारे अभी मैं जवाब तलाश रहा हूं आपकी बातों में, अभी फिर भी मुझे वो जवाब नहीं मिला। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा कि क्या मुझे वो जवाब मिलता है, लेकिन मैं अभी पवार साहब के पास जाना चाहूंगा। वेटरन ऑफिसर, अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं महकमे को इनसाइड आउट। पवार साहब, ये जो चल रहा है, ये आपके लिए शॉकिंग है या रूटीन है? नहीं, ये वैसे बहुत शॉकिंग है। बहुत सारे मामले हमने सर्विस में थे तब देखे थे, लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा ये है, क्योंकि अभी जब तक के परमवीर सिंह का लेटर आप देखेंगे, उन्होंने सबूत डाले हैं, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस है। अभी ये बोला गया है कि ये जो मैसेजेस है ये मैनिपुलेशन है, ये अब क्रिएट किया गया हुआ एविडेंस है। वो हो सकता है, अभी वो सही है क्या गलत है इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। जब तक कि इंक्वायरी नहीं होती है तब तक के परमवीर सिंह ने जो लिखा है, जो उसने साइट किया है, वो सच है क्या झूठ है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। और यदि होम मिनिस्टर कुर्सी पर है तो इसमें का एक विटनेस माइंड यू असिस्टेंट कमिश्नर है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर कैसे अपनी बॉस के खिलाफ बात करेगा, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट है। तो इसलिए पहले तो इसमें ऐसा है कि जब तक के कंट्रोल आपके पास में है तब तक के इंक्वायरी ठीक नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही स्पिरिट में होगा कि भाई इंक्वायरी करो तुम, तब तक के मैं बाजू हट जाता हूँ। इंक्वायरी में मैं खुला हो गया तो वापस उसी पोजीशन पर जा सकते हैं। तो ये जो और लगता है कि धीरे धीरे बात उधर ही जा रही है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत रुसवाई होगी उस सरकार की जो अभी तक चीजों को डिफेंड करती चली आ रही है। लेकिन जितेंद्र शर्मा, आपके पास में आ रहा हूं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन वाले मामले को भी अब एटीएस से एनआईए को ट्रांसफर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनसुख हिरेन केस के अंदर एनआईए अपनी तफ्तीश अलग से कर रही है। जल्दी एफआईआर भी दर्ज कर ली जाएगी। हालांकि ये भी कहना है कि एनआईए कोशिश ये कर रही है कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, विनायक शिंदे और नरेश गौड़, इन दोनों को एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर क्वेश्चनिंग करना चाहती है। जल्द उनकी रिमांड खत्म होने वाली है और उसके बाद एनआईए अपील करेगी कोर्ट में उनकी रिमांड के लिए। और इसके अलावा एनआईए ने एटीएस को एक लेटर लिखा है जिसमें मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े जितने भी कागजात हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, इन तमाम कागजात की डिमांड की है ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। जी अब इससे पहले कि हम आपको एक अगले बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ ले चलें, ये अहम खबर बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए हैं सवाल। ये विकास नहीं वसूली की सरकार है, रविशंकर प्रसाद ने कहा। बीजेपी ने उद्धव सरकार को दिशाहीन बताया। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक की सबसे कंफ्यूज सरकार है, कहा। महाराष्ट्र में वसूली का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को रेखांकित किया। वसूली का, लूट का खेल चल रहा है, रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। संजय जी, और जो दिखाई दे रहा है, कम से कम जो दिखाई दे रहा है, देखिए अभी बहुत गहरा खोद कर आखिर में क्या वो रत्न है जिसे बाहर जांच के तौर पर लाया जाएगा, बात अलग है। लेकिन जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है, वो इससे बहुत अलग नहीं है जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। देखिए, इस बात की भी बात चल रही है कि कोई कमेटी बने जो इस तरह के आरोपों की जांच करे। तो कमेटी बनाने की बात चल रही है, जो अभी वाईसी पवार साहब कह रहे थे कि इसमें अगर किस तरह से कोई एसीबी इसकी इंक्वायरी करेगी तो कमेटी बनाने की बात भी चल रही है। तो किस तरह से किसी भी काम में किस तरह से काम किया जा सकता है, इस बात को जरूरी नहीं कि सामने आकर के बोला जाए तभी बात होती है, पीछे भी काम होता ही रहता है। अगर उद्धव साहब इन सब मामलों पे चुप हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव माइंड से काम करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से विकास किया है, इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होती है और देश में भी होती है। जब परमवीर जा रहे थे, उन्होंने शरद पवार जी से लेकर, अजीत पवार से लेकर, उद्धव ठाकरे जी से लेकर तमाम लोगों को ये बात बताई थी कि देखिए इस तरीके से एक्सटॉर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। ये वाजे को तो कहा ही गया है, और भी कई लोगों को, मेरे डिपार्टमेंट के, मेरे अधीनस्थ लोगों को कहा गया है। क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? किस बात का इंतजार किया जाता रहा? देखिए, ये जिस तरह से आरोप अभी उनकी ट्रांसफर होने के बाद परमवीर सिंह जी ने जिस तरह से बात की, मतलब हमारी समझ में थोड़ी सी ये बात नहीं आई कि ये बात तो बहुत पुरानी थी, तब तो उन्होंने कभी नहीं कही। लेकिन जब उनकी ट्रांसफर हुई उसके बाद फिर वो महकमे में वहां पे नहीं, ऐसी क्या पुरानी बात हो गई? उन्होंने मार्च में अपनी मुलाकात का हवाला दिया है। अभी तो मार्च में ही हम लोग, मार्च में उन्होंने मुलाकात का हवाला दिया है, और इसको आप पुराना तो कतई नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि उनके बॉस अगर अनिल देशमुख हैं
तो उनके खिलाफ अपनी बात कहने के पहले और सार्वजनिक जाने के पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने अभी जो मार्च में जो बात कही वो तो कही, लेकिन उसके अंदर उन्होंने पुरानी भी बहुत सी बातें कही हैं। वो 1-2 महीने पुरानी है या कई उसमें पुरानी में, लेकिन वो उसमें तब तक चुप रहे। हम देखिए, बहुत सी चीजें जांच का विषय है। आज मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि जिस तरह से परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए हैं उससे महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हुई है, लेकिन वो जांच का विषय है। बिना जांच किए सिर्फ कुछ जांच का विषय, संजय गुप्ता जी एक बार फिर जांच पर हैं। लेकिन मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगा इस बात को लेकर। राहुल जी, ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वही परमवीर इस बात को लेकर जो अब इतने मुखर हैं, वो पहले ब्लू आइड क्यों थे, उन्हीं को क्यों लाया गया इस पोस्ट पर पहले, और वो कब तक सूटेबल रहे इस गवर्नमेंट के लिए, और फिर अचानक कब वो दोनों एक दूसरे के लिए सूट नहीं करने वाले हो गए। इसको लेकर क्या कहती है आपकी समझ? इसका मतलब ये है कि अब इसका जवाब देखिए, सही तो परमवीर सिंह ही दे सकते हैं कि ये हृदय परिवर्तन अचानक उनमें कैसे हो गया। इसके पीछे भविष्य की कोई उनकी अपनी योजना हो, कोई महत्वाकांक्षा हो, उनको कुछ एक कीमत चुकाकर कुछ ज़्यादा बड़ा लाभ लेने की बात कोई उनके दिमाग में हो, कुछ इस तरह की बात हो सकती है। या कहीं कुछ जो समीकरण बैठे हुए थे और चल रहे थे तो उसमें कुछ बदल गया हो मामला, क्योंकि नए खिलाड़ी भी आते रहते हैं उसमें। अब देखिए कि परमवीर सिंह को इसका तो जवाब देना पड़ेगा कि जिस वजह पर वो सचिन वजह पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो 2-2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ SUV उनके लिए रहती थी। वहाँ पर वो पुलिस मुख्यालय में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में आते थे उन गाड़ियों से, तो उनके हैसियत और उनके पद का कोई पुलिस अधिकारी मर्सिडीज़ SUV से चले और पुलिस आयुक्त को कोई समस्या ना हो उसके साथ, उसको जानकारी में ना हो, ये असंभव है। लेकिन वो होता रहा, चलता रहा। तो ये तो परमवीर सिंह कोई परम पवित्र बनकर नहीं उभरे हैं इसमें से। उनके सामने, उनके लिए भी बहुत सारे कठिन सवाल हैं जिसका जवाब उनको देना चाहिए और देना पड़ेगा शायद कभी न कभी, अगर जांच ठीक से होती है तो केवल हम उनके कहने से अनिल देशमुख को गड़बड़ मान रहे हैं ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो सारी तरह के कई अलग अलग क्षेत्रों से और दिशाओं से जो सबूत आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं या जो आरोपित तथ्य आ रहे हैं, उनको देखते हुए ये बात मोटी चीज़ जो पवार साहब ने कही वो बहुत सही है कि भाई जब जांच अधिकारी और जांच की पूरी व्यवस्था ही अनिल देशमुख के अधीन है तो उनके उस पद पर रहते सही जांच कैसे हो सकती है? ठीक है, वाईसी पवार ने कहा सवाल है कि अनिल देशमुख जब उस पद पर बैठे हुए तो उनके वहां रहते हुए ये जांच कैसे अनबायस्ड। अगर परमवीर सिंह को वहां से उनके पद से इसलिए हटाया गया था क्योंकि जांच चलते हुए ये ठीक नहीं था कि वो अपने पद पर बने रहें, तो अनिल देशमुख को भी अब उस पद पर कैसे बने रहना चाहिए, बड़ा सवाल है। लेकिन शाइना एनसी में आपसे एक बात समझना चाहता हूं, शरद पवार जी को लेकर जो एक ये दिखाया जा रहा है कि उनको पता नहीं होगा। परमवीर सिंह कह रहे हैं कि मैंने शरद पवार को ही बताया था, अजीत पवार को ही बताया था। मैं देख रहा हूं कि एक जो क्लीन चिट सी देने की कोशिश हो रही है। जब देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं उनको गलत जानकारी मिली होगी। क्या भविष्य को देखते हुए सरकार बनने की प्रक्रिया अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है तो शरद पवार साथ में आ जाएं, इसलिए ये रूम छोड़ा जा रहा है क्या? देखिए, आप ये सवाल शायद ये महाविनाश अगाड़ी को पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता के मोह माया में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक सही झूठ ये वो कर सकते हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि तभी फ्री एंड फेयर प्रोब होगा। और जहां तक सत्ता का सवाल है, जो हमें ये सत्ता का मोह माया था तो हम तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुंबई पुलिस, और हम सब पुलिस फैमिली से आते हैं तो हम जानते हैं कि मुंबई पुलिस को लेके कितना सम्मान है जनता के मन में। लेकिन जब ऐसे हादसे सबके सामने आते हैं जहां पॉलिटिकल लीडर्स अपने प्रशासन को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वी मस्ट रिपोज द फेथ इन द पब्लिक। साइना जी, ये महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो जो पकड़ा गया वो चोर वाली बात है, या आपको लगता है बाकी स्टेट्स वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र अकेला ऐसा है जिसमें ये सब चल रहा था? देखिए, जो सब सच्चाई आया है इस पत्र के निमित्त, आप अब तक विश्वास भी नहीं कर रहे थे जब तक आपने सचिन वाजे का डायरी देखा और टैली किया कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि फिगर्स सेम है। पूरे तहकीकात के बाद पता चलेगा। जहां तक आदरणीय शरद पवार जी का सवाल है,
he is a senior leader, so rather than getting personal, उनको जो जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी आपके मीडिया के सहयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाया कि देखिए आपको तो शरद पवार को वो जानकारी नहीं थी। परमबीर सिंह बेशक ये कहें कि मैंने लेटर जब दिया था, जब मैं पहली बार मिलने गया था, तब भी शरद पवार को मैंने ये जानकारी दी थी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से शरद पवार की जानकारी में ये बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस के सामने वाजे ने सारे आरोप नकारे। एटीएस ने माना सीसीटीवी डीवीआर नष्ट किए गए। मनसुख मर्डर केस में इस्तेमाल वॉल्वो कार जब्त हो गई है। मर्डर के दौरान 14 सिम कार्ड्स को एक्टिवेट किया गया और ये सभी सिम कार्ड अहमदाबाद से एक आरोपी के पास से बरामद कर लिए गए। अहमदाबाद में वहां की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये सिम कार्ड अलॉट हुए थे और इन्हीं का इस्तेमाल हुआ था मनसुख हिरेन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। बहरहाल अब आप ये देखिए कि वाजे का प्लान कैसे बेनकाब हुआ है। वाजे को ये मालूम नहीं था। वाजे तो ये सोच रहा था कि हर बार की तरह वो फिर बाजीगर हो जाएगा, हारी हुई बाजी को वो जीतता चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और वाजे का प्लान बेनकाब हो गया। कैसे हुआ ये? एंटीलिया कांड की साजिश के पीछे वाजे की प्लानिंग थी। अब ये क्लियर होता जा रहा है। असल में वाजे को सुरक्षा एजेंसी कंपनी का मालिक बनना था, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी का मालिक। नई कंपनी को कॉरपोरेट घराना शुरू करने वाला था, लेकिन वो कॉरपोरेट घराना वाजे की तरफ ध्यान दे ये कैसे मुमकिन था? तब जबकि वाजे इसको अंजाम देता। सचिन वाजे को नई कंपनी खोलने की भनक लग गई थी कि जल्द ऐसी कंपनी खुलने वाली है, लिहाजा सचिन वाजे ने यह किया कि कॉरपोरेट घराने की नजर अपनी तरफ खींचनी थी उसको। वाजे ने इस मकसद के लिए जिलेटिन कांड वाली साजिश रची। वो ट्राइडेंट होटल गया, वहां जाकर उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। वो 2 बैग लेकर गया था, वहां गलत आईडी के साथ रुका था और वहीं जाकर उसने ये पूरा सब कुछ प्लान किया। जिलेटिन कांड को सॉल्व करके वाजे को सुपर कॉप बन जाना था और गुड बुक में आने के लिए वाजे ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली थी ताकि हर कुछ अपने हिसाब से चला सके। लेकिन मनसुख हिरेन की मौत के बाद उसका यह प्लान गड़बड़ाता चला गया। मनसुख मर्डर केस की एटीएस और एनआईए दोनों जांच कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जा रही हैं। और ये जो चेहरा आपको यहां दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर फिल्में भी बन गई, जिसने कई किताबें भी लिखी, जिसने 60 के आसपास एनकाउंटर किए और जो सुपर कॉप कहला रहा था, वो अचानक सबसे बड़ा दोषी बनकर सामने आया। अब सवाल यह है कि प्रकाश सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब यह मामला 2006 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुलिस रिफॉर्म को लेकर, तो पुलिस रिफॉर्म को लेकर यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बारे में काम करना शुरू कर दें। और जो आखिरी रिपोर्ट हमको नजर आती है रिसर्च में, वो ये नजर आती है कि किसी भी राज्य ने पूरे तौर पर कहे गए पर आज तक अमल नहीं किया है। एक तरीके से अवमानना का भी मामला है। क्या हम हमेशा लक्षणों का इलाज करते हैं, बीमारी हम कभी ठीक करना नहीं चाहते? शाइना एनसी, देखिए आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये करप्शन है हमारे सिस्टम में, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आती है? आज जो कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय को नहीं संभाल सके या वो अपने ऑफिसर्स से गलत काम करवा रहे हैं, तो उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैम, प्रकाश सिंह ने इस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहा था और मैं उसको एज इट इज पढ़ रहा हूं। पुलिस सुधार नहीं होने से किसी को फायदा नहीं है, बस ब्यूरोक्रेसी और नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहते। अभी वो पुलिस को जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं, तो यही जिम्मेदारी वो नहीं छोड़ना चाहते। स्थिति ये होनी चाहिए कि पुलिस को किसी गलत काम के लिए ये लोग कहें तो पुलिस मना कर दे और वो लोग उसका कोई नुकसान भी ना कर पाए। सही मायने में पुलिस तभी स्वायत्त होगी। अभी के हालात ये हैं कि पुलिस का तबादला कर दिया जाता है और उन्हें कई तरीके से परेशान किया जाता है। अब सवाल यह है पवार साहब कि लेटर एंड स्पिरिट में कोई चाहता है रिफॉर्म हो, कोई चाहता है ब्यूरोक्रेसी में नेताओं के बीच में ये चाहता है कि इसको लागू किया जाए रिफॉर्म्स को, ताकि इस तरीके की चीजें ना हो? वाईसी पवार साहब, आपसे सवाल रिपीट कीजिए आप। हाँ, सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स को लेकर जो लेटेस्ट, चाहे वो थॉमस रिपोर्ट हो वो या वो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हो, सबने ये कहा है कि किसी ने भी रिफॉर्म को लागू करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पूरे तौर पर तो नहीं लागू किया, आंशिक तौर पर आधा अधूरा लागू किया। क्या यही वजह है ये सब होने की? भाई ये तो पक्की वजह है, क्योंकि जब तक के कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट का पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहेगा
तब तक के पुलिस को नचा सकते हैं। पुलिस वाले भी अभी पुराने जैसे नहीं रह गए हैं कि जो बेंड डाउन नहीं होंगे। आज तो ऐसा है कि अपनी पोस्टिंग के लिए पुलिस वाले कुछ भी करने के लिए तैयार है, और रिफॉर्म्स के यदि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये कर नहीं पाएंगे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन, इसलिए रिफॉर्म्स नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते। ये हो गया वो मामला जो बीमारी है। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि लक्षण इस समय चर्चा है, उस पर फिर से लौटता हूं। महेश चवन जी के पास चलता हूं। महेश चवन, ये बताइए कि इसको डिफेंड करते ही चले जाना अब आपके लिए मजबूरी बन गया है, या आप लोग यू टर्न भी ले सकते हैं सच्चाई और तथ्यों को देखते हुए? किसी डिफेंड करने का सवाल नहीं आता। अब मैं फिर से दोहराऊंगा, शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो ये कहा था कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है, इसलिए हम लोग रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा था कि अगर इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है और उनसे रेजिग्नेशन लेना है तो वो अधिकार सीएम के पास है। अगर वो चाहते हैं ये करना है तो वो कर सकते हैं, ये उन्होंने क्लियरली कहा था। अभी इधर बचाने की किसी को मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। पवार साहब को तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं, इसलिए पवार साहब ने क्या कहा वो कोट करना बंद कर दीजिए। उनको बेचारे को आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बेचारे बाद में से खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। अभी आप सुनिए ना, पूरी इन्फॉर्मेशन की बात ही नहीं है। अभी आप देखिए, आप जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, अभी 1 मिनट के लिए हम लोग ये मान के चलते कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। सवाल ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मतलब वो मीडिया के साथ उन्होंने जब बात की, वो क्वारंटाइन में होने के बावजूद की ये सवाल है, बराबर है। लेकिन वो होम क्वारंटाइन थे, 5 से 15 तक वो हॉस्पिटलाइज थे और 15 से 27 तक वो होम क्वारंटाइन। तो ऐसा थोड़ी था कि मंगल ग्रह में चले गए थे, कोरोना हुआ और मंगल ग्रह में चले गए थे, इनकम्युनिकेटिव थे, ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि वो फोन पर भी बात कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो संपर्क में तो उन लोगों से थे जिनसे उनको चाहते थे कि वो संपर्क में रहें। लेकिन संजय गुप्ता से मैं एक बात समझना चाहता हूं। संजय गुप्ता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट करने वाला, शिवसेना के एक नेता को रीइंस्टेट करने वाली उद्धव सरकार है? उद्धव जी ने देवेंद्र फडणवीस को भी फोन किया था कि इनको रीइंस्टेट कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समझा जा रहा है शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से कि देखिए इन्होंने अपना किया धारा हमारे सिर पे डाल दिया, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे? ये तो नहीं चल रहा है कहीं अंदर ही अंदर? देखिए, 2, 3, 4 अलग अलग मामले हैं, उन मामलों को मिक्स नहीं किया जा सकता। सचिन वाजे की रीस्टेटमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो एक अलग मैटर है। उसको आप किसी आपराधिक किसी कारनामे से जोड़ने की कोशिश करें कि इसलिए किया गया, तो वो सही नहीं है। सचिन वाजे की रीस्टेटमेंट के ऊपर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। दिनेश गौतम जी, थोड़ा सा आप मेरे को एक मिनट का समय दीजिएगा। दिया आपको। सचिन वाजे जो है, आज से 16 साल पहले जिस मामले में सस्पेंड हुए थे, उसमें घाट को पार मामले में बम ब्लास्ट के अंदर जो बम प्लांट करने वाला दोषी था, यूनिस खान ऐसे कुछ उसका नाम था, वो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई थी। और सिर्फ सचिन वाजे सस्पेंड नहीं हुआ था, सचिन वाजे के साथ 14 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे। और कोर्ट की जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन ये थी कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और जब तक इंक्वायरी नहीं होती सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाए। और महाराष्ट्र सरकार का और पुलिस का एक सर्कुलर है जिसके अंदर क्लियर तौर पर मेंशन है कि किसी भी तरह की इंक्वायरी 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। और 2 साल की उस इंक्वायरी के अंदर कुछ भी निकल के नहीं आया और वो 2 साल के बाद ही रीइंस्टेट हो जाने चाहिए थे एज पर लॉ। लेकिन 16 साल तक वो रीइंस्टेट नहीं हो पाए और 16 साल के बाद उनकी रीस्टेटमेंट हुई। लेकिन इससे रीस्टेटमेंट होने से और ट्रांसफर पोस्टिंग होने से किसी को किसी भी तरह का अपराध करने का हक नहीं मिलता। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चलिए, सचिन वाजे को किसी तरह का आरोप तो रीइंस्टेट करने तक शिवसेना जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन उसके बाद वो कह रही है कि इससे किसी को गलत करने का हक हासिल नहीं हो जाता। मतलब यहां से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लेकिन पहले इनके लिए बचाव में भी उद्धव ठाकरे सामने आए थे। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए संजय जी, ये मनसुख हिरेन मामले में, एंटीलिया मामले में नाम आने के बावजूद बचाने जाने की कोशिश की जाती रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनआईए के हाथ लगी सचिन वाजे की डायरी, वसूली का रेट कार्ड और कारोबारियों का नाम इसमें लिखा हुआ है। सीआईयू कार्यालय से एनआईए ने डायरी को कब्जे में लिया। डायरी को लेकर अब जल्द पूछताछ करेगी एनआईए। इस डायरी में क्या क्या था, और जैसा कि खुद परमवीर ने अपनी शिकायत में कहा है कि अनिल देशमुख ने जब सचिन वाजे को बुलाया तो कहा देखो 1750 तो बार्स और पब्स हैं, तो इन बार्स और पब्स से तुम वसूली करोगे अगर 1-1, 2-2 लाख भी, तो 50 करोड़ आ जाएंगे और बाकी का दूसरे सोर्सेज से ले लो। और कहा यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ वाजे के लिए टारगेट था, बाकी टारगेट अलग थे। अब आप ये समझिए कि जब ये वसूली हुई
तो उसमें एक डायरी में रिकॉर्ड रखा गया। हालांकि गैजेट फ्रीक बताया जाता है और बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जानकारी कहा जाता है कि सचिन वाजे को है, लेकिन कहीं पर भी वो इस तरीके का रिकॉर्ड छोड़ता नहीं था। डायरी में लिखकर वो सारा हिसाब किताब रखता था। तो डायरी में उसने क्या लिखा है ऐसा, और डायरी में क्या सामने आ सकता है, जरा वो देखिए। राजदार डायरी पब बार का रिकॉर्ड, जल्दी से इसको चेंज कीजिए, अगला दिखाइए। इसमें क्या क्या लिखा गया है? सटोरियों के नाम इसमें शामिल हैं, इसमें पब और बार के लोगों के ओन करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड है इसमें। कैश ट्रांसफर का जिक्र है, कैश किसको कितना दिया गया। एल और के, ये लेटर कई बार लिखा गया है। एल और के ये क्या है, ये एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जल्द ही इस बारे में सब कुछ सामने होगा। अब ये कहा गया कि ख्वाजा यूनुस घाटकोपर ब्लास्ट का जो आरोपी था, देखिए उस मामले में कस्टोडियल डेथ के एक मामले में इनको सस्पेंड किया गया था और फिर ये इसकी सुनवाई देर तक चलती रही, हमने कर दिया। लेकिन ये जो चल रहा है, क्या ये वो किया जाता रहा जो वहां रूटीन तौर पर होता है? सचिन वाजे भी कर रहे थे लेकिन उनको फंसा दिया गया, या सचिन वाजे यही करता रहा और खुद को सुपर कॉप के तौर पर प्रेजेंट करता रहा? जरा इस पर भी जाएंगे। पवार साहब, इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? क्या हुआ होगा? अचानक एक साधु शैतान बन गया क्या? किसके बारे में? सचिन वाजे, उनकी डायरी। भाई सचिन वाजे 17 साल की सर्विस के बाहर रहने के बाद में सर्विस में आए, जिसको हालांकि उस टाइम साइड पोस्टिंग दिया जाना चाहिए था कुछ दिन के लिए कि फिर से अपने कामकाज से वाकिफ हो जाए। उसके बजाय उनको उठा के CIA को अपना क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्ट कर दिया और वो भी इंस्पेक्टर को हटा के API को लगाया। इसका मतलब क्या है कि जब कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इनको वहाँ पोस्टिंग दिया तो कमिश्नर ऑफ पोस्टिंग ने पुलिस ने क्यों पोस्टिंग दिया होगा? तो ऑब्वियस ये है कि उसको यूज करना था। कमिश्नर ऑफ पुलिस की भी तो पोस्टिंग हुई और वो पोस्टिंग तो ये देखकर हुई होगी गृह मंत्रालय की तरफ से वहां के। मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, अब क्या ये कुल मिलाकर ऐसा है कि सब साथ साथ थे जब तक ठीक चल रहा था, अब अचानक चीजें गड़बड़ हो गई हैं तो एक दूसरे से दूरी दिखाने की कोशिश है? बात सिर्फ इतनी है क्या? नहीं, सिर्फ इतनी तो नहीं है दिनेश, क्योंकि खुद ही आप बता रहे हैं। तो अभी जो अब फडणवीस साहब ने जो एक सौंपी है, पेन ड्राइव सौंपी है, उसमें क्या क्या है, क्या निकलता है, कितनी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, इन सब चीज़ों के पीछे, यानी वजह को वापस लाने के पीछे उसको एक इतने महत्वपूर्ण जगह पे 17 साल के गैप के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा देना और उसके लिए उसको जगह खाली करना, एक API को, इंस्पेक्टर को हटा के उनको बना देना, तो ये काम केवल मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस आयुक्त के स्तर पे नहीं हो सकता। जो भी मुंबई पुलिस को जानते हैं, मुंबई कैसे चलती है, थोड़ा बहुत मैं भी वहाँ रहा हूँ, पवार साहब भी बड़े प्रसिद्ध और लोकप्रिय वहाँ अफसर रहे हैं, वो जानता है कि ये ऐसे केवल पुलिस के स्तर पर ये सारी चीज़ें नहीं होती, इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग। तो ये बिना राजनीतिक शह के, बिना राजनीतिक सहमति के इस तरह का पद वजह को दिया ही नहीं जा सकता था। एक सवाल, बिना राजनीतिक सहमति के ऐसा नहीं हो सकता था, ये बात एक बार फिर से अनुभवी लोग कह रहे हैं, तटस्थ लोग कह रहे हैं। एक चीज सर क्विकली सर, अभी उन्होंने कहा कि साहब 14 लोगों के खिलाफ वो हुआ था, तो उसमें उनको 2 साल के बाद जांच खत्म नहीं हुई तो उनको वापस ले लिया गया। क्या पता करना चाहिए वो सारे 14 लोगों को वापस लिया गया क्या? उन सबको पुलिस में बहाल किया गया क्या? तो उन तमाम लोगों को पुलिस में बहाल किया गया या ये इनको सेलेक्ट किया गया एक्चुअली उन तमाम लोगों में से और इनको बहाल किया गया? बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक खेल चलता है, मुंबई में चलता रहा है, महाराष्ट्र में चलता रहा है, इनफैक्ट देश के कई और इलाकों में भी चलता रहा है। उसमें कोई ज्यादा खेल गया, बस इतनी सी बात है, या वाकई यहां गड़बड़ हुई है और जो गड़बड़ की है जिन लोगों ने, वो पेन ड्राइव में बंद हैं और अब जल्दी बेनकाब होंगे? फिलहाल इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।